नमस्कार गुरुजनों, आपका स्टूडेंट परिवार में स्वागत है। आज हम जो फर्स्ट ग्रेड में जो जीके का पेपर होता है और जीके के पेपर में जो साइंस का पोर्शन आता है उसके पुराने प्रश्न देखने वाले हैं। उसमें 2022 का जो सबसे पहले है जो पेपर हुए थे, 3 पेपर हुए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में। उसमें से प्रश्न वो कहां से आए थे, यानी किस बुक से वो प्रश्न आए थे, ये जानने वाले हैं और साथ में उनको सॉल्यूशन भी उनका देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये एक फिजिक्स का प्रश्न आया था जो यहाँ पर है ग्रुप ए 2022 का जो प्रश्न है, और ये 9th क्लास एनसीईआरटी की किताब से सीधा सीधा आया था। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज किया गया था। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये 133 नंबर पेज पर है, 9th क्लास के एनसीईआरटी पर मैंने यहाँ पर इसको लिया है। ठीक है, ये प्रश्न था। यहाँ पर 1500 केजी है और जो प्रश्न आया था वो 1000 केजी का, बस थोड़ा सा चेंज किया गया था इसमें, और कुछ नहीं था। ठीक है, इसका जो आंसर अगर हम निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पर सबसे पहले द्रव्यमान दे रखा है। द्रव्यमान बराबर कितना है, 1000 केजी। ठीक है, इसके अलावा एक u दे रखा है, एक v दे रखा है। प्रारंभिक वेग दे रखा है, कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके अलावा जो अंतिम वेग है वो कितना दे रखा है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दे रखे हैं। और हम जानते हैं कि जब इनको हल करेंगे तो इनको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। ये देखो ऐसा कैसा प्रश्न जो यहाँ पर है दिया गया है। सबसे पहले मीटर पर सेकंड में यहाँ पर हम इसको बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो 36 था इसको क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, और इसको भी कितने से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 18 दुआ 36, 18 तिया 54, ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा और ये 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद में अब हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे और गतिज ऊर्जा आएगी और इनका जो अंतर आएगा वो अपना जो यहाँ पर पूछा गया कार्य वो आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा है, सबसे पहले K1 निकाल लेते हैं। K1 गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रारंभिक वेग ले रहे हैं तो यहाँ पर u आ जाएगा। ठीक है, तो आधा गुणा में कितना आ जाएगा, 1000, m का मान 1000 है और u का मान कितना है, 10 गुणा 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहां से बच गया 500 और गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, ये हो गया 50,000। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं। ऐसे हो गया। अब इसमें दूसरा निकालेंगे, K2 निकालेंगे। K2 निकालने के लिए हाफ mv² और आधा आ जाएगा। ठीक है, और m का मान कितना है, 1000 है और v का मान कितना है, 15 गुणा 15। ठीक है, ये फिर से कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। इसको किया 500 से गुणा, यानी 225 को 5 से गुणा कर दिया। 225 का गुणा 5 कैसे कर लेंगे, 25 2 5 दूनी 10 और 2 12 और 1125 आ जाए। कितना आएगा, 1125 000 था। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, ठीक है, इतना यहां पर अपने पास में बन जाता है। ठीक है, इतना बच जाएगा और ये जूल में आंसर आएगा अपने पास में। किस में आएगा, जूल में। और जूल को जब किलो जूल में बदलेंगे तो पीछे से 3 छोड़ करके यहाँ पर पॉइंट लगा दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 62.5 किलो जूल। और ये अपना आंसर इस तरह से हो जाएगा। मेरा यहाँ पर ये सॉल्यूशन कराने से मतलब नहीं था, मैं ये बताना चाहता था कि ये जो प्रश्न आया था वो कहां से आया था। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी से ये प्रश्न आया था, सीधा का सीधा प्रश्न ही है, थोड़े डेटा इसमें चेंज है। और हम जानते हैं फिजिक्स का जो प्रश्न होता है उसमें डेटा चेंज हो सकते हैं, ये मैथ की तरह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि ग्रुप ए 2022 का प्रश्न है। 10 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 5 है, वहां से ये प्रश्न आया था।
ये आप पेज नंबर 5 का ये जो स्क्रीनशॉट है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये समीकरण ऐसी कैसी समीकरण है। इसमें प्रश्न क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe यानी आयरन और आगे पानी है, फेरस ऑक्साइड है और H2 के गुणांक क्या होंगे क्रम से। ठीक है, इसको संतुलित करते हैं तो यहाँ पर ये संतुलित दी गई है, पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा, यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 1 4 3 4 1 4 ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सी 10वीं क्लास के एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पर दिया हुआ था। आगे देखते हैं हम ग्रुप ए 2022 में अगला प्रश्न जो ये आया था, जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली पक्षी मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये पूछा गया था। ये 10 क्लास एनसीईआरटी का पेज नंबर 167 पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, वहां से ये प्रश्न आया था, यहाँ से आया था छिपकली पक्षी और मनुष्य। ठीक है, ये किसके उदाहरण है, समजात अंग के, ये अग्रपाद दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, किसके उदाहरण है, समजातता के। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक जो तीनों प्रश्न आए सारे के सारे कहां से आए हैं, 10वीं क्लास और 9वीं क्लास के एनसीईआरटी से आए हैं। आगे यहाँ पर इसको भी पढ़ भी सकते हैं, कितने नंबर पेज पर जाना है आपको पढ़ने के लिए, पेज नंबर 167 पर जाना है। ठीक है, और मैंने ये 2019-20 की जो एनसीईआरटी वो ली थी, क्योंकि 2024 की 23-24 की एनसीईआरटी उसमें कुछ पोर्शन है वो एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, वहां पर आपको ये नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो ऑनलाइन कहीं से भी एनसीईआरटी को, तो 2019-20 वाली एनसीईआरटी उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसके बाद में थोड़ा थोड़ा डिलीट होता गया है। ठीक है, आगे प्रश्न इस पर भी आ सकता है। ठीक है, ये समरूप अंग का जो उदाहरण है इसके ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। आगे देखते हैं हम, यह प्रश्न आया था ग्रुप बी में। ग्रुप ए में 2022 में साइंस के अगर प्रश्न देखें तो 3 ही प्रश्न आए थे, बाकी 2 प्रश्न आए थे साइंस से संबंधित थे, परंतु उनको राजस्थान का जो करंट अफेयर है और भारत का जो करंट अफेयर वहां से उनको लिया गया था। ठीक है, साइंस के प्रश्न थे परंतु वहां से वो उठाए गए थे प्रश्न। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है, यानी संदमन करता है, रोकना यानी संदमन करना। ठीक है, ये 10वीं क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 135 से सीधा का सीधा उठाया गया था। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर लिखा गया है पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कौन सा अमल है, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन यानी रोकने का काम करता है ये। ठीक है, ये दिया गया है, ये यहाँ से प्रश्न उठाया गया था, कौन सा, ये 42 नंबर प्रश्न है और ग्रुप बी का 2022 में जो जीके का जो पेपर था उसमें आया था, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, यह प्रश्न आया है। ये 10वीं क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 75 से आया है, ग्रुप बी 2022 का प्रश्न है। ठीक है, तो ये कहां से उठाया गया, एक तो यहां पर ये दिया गया है, आप इसको देख सकते हो, यहां ये दिया गया है प्रोपेनॉन, और इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन क्रियात्मक समूह है। और ये प्रश्न कहां से बनाया गया है वो दिखाते हैं, कितने है, एक 3 कार्बन वाला। ठीक है ना, इतना ये था 3 कार्बन वाला यौगिक, 3 कार्बन वाला यौगिक कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला यानी प्रोपेनॉन, यहां पर ये यहां से ये प्रश्न उठाया गया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा। ये भी 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां से इसको उठाया गया था। अगला है ग्रुप बी में 2022 में 10वीं क्लास एनसीईआरटी से ही प्रश्न आया, पेज नंबर 7 से आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे पुराने समय में हम क्या कच्चे मकान हुआ करते थे और वहां पर सफेदी करने के लिए, सामान्य भाषा में इसको कड़ई या दौड़क वगैरह कहते हैं, उसको करने के लिए क्या करते थे, हम दुकान से चूना लेकर आते थे। ठीक है, चूने का एक जो पैकेट है उसको लेकर आते थे और फिर मिट्टी का जो मटका हुआ करता था उस मटके में हमने डाला उसको और उसमें पानी डालते थे, तो वो एक तो उसमें बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाता है यानी उष्मा निकल रही है उसमें। ठीक है, और इसके अलावा
वो चूना लेकर आते थे, बिना बुझा चूना होता था, यानी वो कैल्शियम ऑक्साइड था, उसको जल में डाला तो ये बाद में जो ठंडा हो जाता है ना तो ये चूना बुझ जाएगा। तो ये कौन सी विक्रिया है उसको देखने के लिए पेज नंबर 7 एनसीईआरटी में हम जाते हैं। ये रहा, ये जो एनसीईआरटी का सेम टू सेम यहाँ पर मैंने पेज पूरा ले लिया। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है, अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है, अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है। ये बात तो सही है, ठीक है। किसका निर्माण करता है? बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। एक वियोजन अभिक्रिया है, ये देखते हैं यहाँ पर, ये एक संयोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी विक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। तो ये है पॉइंट, वो गलत हो गया। नीचे वाला देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक 1 है। ये लाइन सही है या नहीं? सीधा का सीधा एनसीईआरटी, जैसा एनसीईआरटी ने लिखा है वैसा का वैसा यहाँ पर उठाया गया है। ऐसे यहाँ पर देखते हैं, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद, गुणांक कितने? 1 है। कितना गुणांक है? 1 है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा गलत है इसका? ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो आप, क्या आप जानते हैं ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए, मैंने बताया था ना, जो पुराने समय में जो सफेदी करने के लिए जो चूना काम में लिया जाता था उसी की यहाँ पर बात की गई है। हमें उस चूने से सफेदी कर लेते थे तो 2-3 दिन बाद में वो चमकने लग जाता था। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो फिर बाद में CO2 के साथ में चूना है वो क्रिया करता है और वहां पर संगमरमर का निर्माण हो जाता है। संगमरमर जिसको मार्बल कहते हैं, और ये चमकता है। कच्चे संगमरमर का यहाँ पर निर्माण हो जाता है जिसके कारण वो चमकने लग जाता था। यहाँ पर देख सकते हैं, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये देखो CO2 के साथ में अभिक्रिया करता है और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी ये है, यानी यहाँ पर संगमरमर बनता है, परंतु कौन सा संगमरमर बनेगा? मार्बल कौन सा बनता है? कच्चा मार्बल यहाँ पर बनता है, जिसके कारण वो चमकने लग जाता है। अगला है 36 नंबर प्रश्न, कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? ठीक है, ये भी 10वीं क्लास एनसीईआरटी के पेज नंबर 165 से ये प्रश्न आया है। ग्रुप सी का 2022 का ये प्रश्न है। ठीक है, इसको देखने के लिए यहां पर देख सकते हो आप, कार्बन के कुछ यौगिकों गलनांक और कवचनांक दिए गए हैं। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, मेथेन, यही तो ऑप्शन में है। मीथेन, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, एसिटिक अम्ल, इसमें से सबसे अधिक गलनांक किसका है? ये पूछा है। गलनांक अधिकतम किसका है? इसका 290, एसिटिक एसिड का 209 है, 156। यहां पर आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड का गलनांक है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? एनसीईआरटी से आ रहे हैं। हमने ग्रुप ए भी देखा, ग्रुप बी भी देखा, ग्रुप सी देख रहे हैं। 2022 का जो प्रश्न साइंस के आए थे वो करंट अफेयर के प्रश्न छोड़ करके बाकी प्रश्न कहां से? सीधे एनसीईआरटी से आए थे। इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि हमें बाजार से जो महंगी महंगी गाइडें है वो लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइंस के कितने प्रश्न आते हैं? केवल 3 से 5 प्रश्न आएंगे, और ये 3 से 5 प्रश्न आई एनसीईआरटी के जो ये 9 चैप्टर है आप में दिए गए हैं, और उन 9 चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर हैं, 10-12 पेज है प्रत्येक के, और उसमें से कुछ डेटा निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता। नोट्स बनाते हैं तो कुछ भी नहीं निकलेगा, उसमें से लगभग 2 या 3 पेज बनेंगे एक चैप्टर के। इतने आप पढ़ते हो तो आसानी से क्लियर हो जाता है। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की बाजार से गाइड लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी 9th और 10th के कुछ चैप्टर आपको दिए गए हैं, सीधे सीधे नाम उन चैप्टर को पढ़ सकते हैं आप, और ये जो प्रश्न है आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक है, हमने इससे संबंधित क्या किया है? नोट्स बनाकर रखे हुए हैं, जिनको हम आगे आने वाली क्लासों में इनको हम पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपके ये जो 5 प्रश्न है, 5 के 5 प्रश्न आए तो 5 के 5 सही हो जाए। और ये कहां से उठ रहे हैं? सारे के सारे एनसीईआरटी से। इसलिए हम एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, आने वाले समय में साइंस से संबंधित क्लासें ही आने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रुप सी में 2022 का पेज नंबर 35 से 9th क्लास के एनसीईआरटी से यह प्रश्न आया था। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है? यहां पर सीधा दिया गया था, रट्टा लगा सकते थे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना दे रखा है? 3:8 दे रखा है। ठीक है,
तो 3:8 इसका आंसर हो जाएगा। 2022 में जो ग्रुप सी का जो पेपर हुआ था, पेज नंबर 300 से यहाँ पर इसमें प्रश्न उठाया गया, 46 नंबर प्रश्न, क्लास 10th में से निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है। ये यहाँ पर है, प्रश्न आया था रिफाइन, रिफ्यूज, रिपे, रिचार्ज। ठीक है, तो 5 आर भी देख लेते हैं, 300 नंबर पेज पर था ये। और यहाँ पर आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 5 आर के विषय में अवश्य सुना होगा, ये लिखा हुआ है। 5 आर ये हैं, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज और रिसाइकल, ये 5 आर थे। तो इसमें रिफ्यूज दिया गया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। यानी सीधा का सीधा एनसीईआरटी को सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाना था, बार बार एनसीईआरटी को पढ़ना था, और आपका ये जो 3 से जो 5 प्रश्न थे वो आसानी से क्लियर हो सकते थे। अगला ये प्रश्न आया था 2022 में, ग्रुप सी का प्रश्न है, क्लास 10 में से ये प्रश्न आया था। ठीक है, अंतिम वेग इसमें पूछा गया था। तो ऐसा कैसा प्रश्न, 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर पर सेकंड के 36 वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो निकाय का अंतिम वेग होगा, ये पूछा गया था यहाँ पर। इस प्रश्न में जिस लड़की की बात की गई है वो लड़की कहां पर मिलेगी, वो लड़की आपको एनसीईआरटी में मिलने वाली थी, और ये रही वो एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी यहाँ पर देखा होता, 2022 का आपने पेपर दिया है, तो आपने अगर जो एनसीईआरटी का पोर्शन देखा है तो आपको आसानी से प्रश्न आया भी होगा। तो आप देख सकते हैं इसको, प्रश्न देखते हैं अब। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर पर सेकंड के 36 वेग से 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती, सेम टू सेम प्रश्न है। ठीक है, ऐसा कैसा यहाँ पर है प्रश्न देखिए, थोड़ा डेटा है वो चेंज आप मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले संवेग निकालना पड़ेगा। प्रारंभिक संवेग, जहां पर ये लड़की कूदी नहीं थी उससे पहले समय कितना था, उससे पहले समय कितना था, उससे पहले समय था, पहले तो इनको द्रव्यमान को जोड़ लेते हैं, 40, पहले 40 द्रव्यमान था, इसको गुणा कर देते हैं 6 से, ये वेग था इसका। और जो जिस पर वो गाड़ी इस पर कूदी थी उसका वेग कूदने से पहले कितना था, कूदने से पहले 0 था ना, तो इसका द्रव्यमान कितना है, गाड़ी का द्रव्यमान था प्लस में गाड़ी का द्रव्यमान 4, और उसका वेग कितना था 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल है, नहीं 4 × 24 240। ठीक है, कितना हो गया 240 हो गया। और इसके बाद में जब ये लड़की कूद जाती है उस पर, तो दोनों का वजन है वो जुड़ जाएगा, 40 और प्लस में 4, और वेग कितना हो जाएगा, वेग ही तो पता करना है हमें। ठीक है, और इसके बाद में कितना हो जाएगा 44 v। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, जब हम नोट्स कराएंगे तो वहां पर जो क्लासें होंगी तो उसमें हम इनको ये प्रश्न इनको डिटेल में बताने वाले हैं। अभी हम जल्दी जल्दी इनको देख रहे हैं। हमारा यहाँ पर ये पुराने प्रश्न देखने का एक ही औचित्य है कि हम ये देख सकें कि जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमें गाइड खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर एक संवेग संरक्षण का नियम होता है, उसमें हमेशा कहा जाता है कि संवेग वो सुरक्षित रहता है, यानी लड़की के कूदने से पहले संवेग था वही लड़की के कूदने के बाद में भी कितना होगा, संवेग बराबर होने वाले हैं। तो 240 बराबर 44v, तो 240 बट्टे में 44 ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये जो 6 चौका 24 इंटू 10, 11 चौका 44, 4 से 4 चला गया, 60 में 11 का भाग दिया। ठीक है, कितने में 60 में यहाँ पर 11 का भाग दिया, तो 11 पंच 55, 5 आ गया और 5 बच गया। ये पॉइंट आने के बाद में 11 चौका 44, कितना बच गया 6 बच गया, 60 आ गया, 11 पंजा 55, 5.45। ठीक है, ये रहा अपना आंसर, ये आंसर होने वाला था, आप देख सकते हैं। ऐसा कैसा प्रश्न, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो 2022 में जो 3 पेपर हुए थे जीके से संबंधित, और उसमें जो साइंस का पोर्शन था उसमें जो साइंस के प्रश्न आए थे वो एनसीईआरटी से आए थे। सबसे पहले जो प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है, यह प्रश्न आया था।
ठीक है, कहां पर है, फर्स्ट ग्रेड है और 2018 ग्रुप ए का प्रश्न था ये। ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी है, उसके पेज नंबर 34 से ये आया था। ठीक है, कौन सा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है, ये प्रश्न आया था। यहाँ पर गंधक यानी सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और ऑक्सीजन हमें दे रखे हैं। तो हम देखते हैं किसकी परमाणुकता 1 होती है, ये यहाँ पर दिया गया था 9th क्लास की एनसीईआरटी में, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आर्गन है, इसकी परमाणुकता कितनी होती है, 1 होती है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, इसके अलावा आर्गन की परमाणुकता दे रखी है और ये ऑक्सीजन की परमाणुकता है, क्लोरीन की परमाणुकता और सल्फर की परमाणुकता है। ठीक है, ये ऑप्शन में थे। इसमें से एक परमाणु कौन सा है, तो यहां पर दे रखा है एक परमाणु कौन सा है, आर्गन है। ठीक है ना, तो अपना ये जो आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। इसके अलावा सल्फर है, ये बहुपरमाणुक दे रखा है, क्लोरीन और ऑक्सीजन क्या दे रखे हैं, द्वि परमाणु के दे रखे हैं इसमें। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसी में ही, जो ग्रुप ए 2018 का जो प्रश्न था, ये 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है, उसके पेज नंबर 13 से आया था। कितने नंबर पेज से है, 13 नंबर पेज से ये आया था। ठीक है, क्या प्रश्न था, अभिक्रिया Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और इसके साथ में क्रिया कौन करता है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये जब क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में क्या बनता है, नमक बनता है। ये अभिक्रिया थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या थे, अपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये इसमें क्या आए थे, ऑप्शन आए थे। तो अब हम जो 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी उसके पेज नंबर 13 का जो मेरे पास में स्क्रीनशॉट है उसको देख लेते हैं। आप देखेंगे श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। यहाँ पर ये अवक्षेप बनता है, जिस अभिक्रिया अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यह अलग बात होगी, इसके नीचे ये अभिक्रिया दे रखी, ये अभिक्रिया अपने आई थी। इसमें देखो ऐसा क्यों होता है, ये दे रखा है बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप प्राप्त होता है इसमें, और सोडियम क्लोराइड नमक भी प्राप्त होता है। और ये अभिक्रिया कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देखो यहां से सल्फेट है वो किसके साथ में आ गया, इसके साथ में आ गया, एक विस्थापन हो गया, विस्थापन में स्थानांतरित होना, और ये क्लोरीन है ये इसके साथ में आ गया। ठीक है ना, यानी दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह दिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने कह दिया। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी वहां से ये है, पेज नंबर 13 से। अगला प्रश्न है अपने पास में 48 नंबर प्रश्न, ग्रुप ए, तो जीके का ग्रुप ए था 2018 में, वहां से ये प्रश्न है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है। ये भी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 114 पर दिया गया है। चलिए देखते हैं, यहां पर किसका पूछा है, संवेग का एसआई मात्रक पूछा है। तो यहां पर देख सकते हैं आप, वस्तु का संवेग किस पर निर्भर, द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है, और इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है, यानी संवेग की दिशा किसके समान होती है, वेग के समान होती है। और इसका एसआई मात्रक क्या दे रखा है हमें, इसका एसआई मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड दे रखा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ठीक है ना, तो ये रहा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अब हम 49 नंबर का जो प्रश्न है वो, एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। ठीक है ना, जो बालिका शिशु होती है उसके पास में एक्स होता है, तो ये एक्स गुणसूत्र है वो कहां से प्राप्त करती है। ऑप्शन है केवल पिता से, केवल अपनी माता से, केवल अपने माता और पिता दोनों से, और यहाँ अपनी माता यहाँ पिता से। तो इसका आंसर कहां पर मिलेगा हमें, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 161 से। यानी अभी तक जितने भी जो प्रश्न आ रहे हैं 2018 के देख रहे हैं हम, सारे के सारे कहां से आए हैं, एनसीईआरटी से आए हैं। 2022 का इससे पहले
हमने वीडियो डाला था, उसमें भी 2022 के जो प्रश्न आए थे सारे के सारे कहां से आए थे, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी थी वहां से आए थे। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक अब डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। अब देखते हैं इसमें स्त्रियों में XX होता है, मैंने बताया था आपको, और पुरुषों में क्या होता है, XY होता है। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करता है। यानी कोई भी लड़की शिशु होगी वो अपनी माता से तो X गुणसूत्र प्राप्त करेगी, ठीक है। लड़का होगा वह भी अपने माता से X गुणसूत्र प्राप्त करेगा। आगे, जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की होगी। यानी उसको, लड़की को, ठीक है, लड़की को अपने पिता से भी क्या मिलेगा, X से गुणसूत्र मिलेगा, और पिता से जिसको Y गुणसूत्र वंशानुगत यानी प्राप्त होता है वह लड़का होता है। यानी लड़के को क्या मिलता है, पिता से Y गुणसूत्र मिलता है। तो यहाँ पर ये जो एक सामान्य बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है, किससे, अपने माता और पिता दोनों से। ये इसका आंसर हो जाएगा, सीधा का सीधा एनसीईआरटी में दिया गया है, वहां से इसको उठाया गया प्रश्न को। आगे है 50 नंबर प्रश्न आया था, इसी में जो ग्रुप ए 2018 का जीके का जो पेपर हुआ था उसमें विज्ञान का जो 5वां प्रश्न है जो आया था वो, कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं, ठीक है। आंत दे रखा है, यकृत दे रखा है, हृदय दे रखा है, वृक्क यानी गुर्दा दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखे हैं। अब हम देख लेते हैं तो 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी उसके पेज नंबर 299 पर मिलेगा। और ये आप अगर देखना चाहते हो सही सही नंबरिंग, तो मैंने ये जो सारे के सारे लिए 2019-20 की जो एनसीईआरटी है वहां से लिया है, क्योंकि 2019-20 की एनसीईआरटी के बाद में जितनी भी एनसीईआरटी है उसमें लगातार कुछ ना कुछ चीजें डिलीट होती गई है, ठीक है ना। तो 2019-20 की एनसीईआरटी है वो सही एनसीईआरटी है, वहां से सारे के सारे जो प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप जो आगे के जो भी एग्जाम है 2024 में जो एग्जाम होने वाले, 2025 में एग्जाम होने वाले, इसके बाद में जो भी एग्जाम हो वहां पर अगर पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी 2019-20 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में नोट्स के रूप में करवाने भी वाले हैं। तो आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं या फिर खुद भी 2019-20 की एनसीईआरटी है उसको देख सकते हैं। 2019-20 की एनसीईआरटी को या तो गूगल से मिल जाएगी, यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी ये जो 2019-20 की एनसीईआरटी उसको डाला गया है। आपको टेलीग्राम चैनल है वो स्टूडेंट परिवार के नाम से ही मिलेगा, वो आप सर्च कर सकते हैं। चैनल की जगह हमने ग्रुप बनाए हैं, और ग्रुप में आपकी जो प्राइवेसी है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि सारे के सारे मेंबर हैं ग्रुप के टेलीग्राम चैनल के वो सारे हाइड हैं। केवल और केवल जो एडमिन पैनल उसको ही मेंबर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं। कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो इसका है, ये दे रखा है 10वीं क्लास की एनसीईआरटी, वहां पर कोलिफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है, आंतर यानी आंत में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल की संदूषित होना दर्शाता है। यानी जब जल प्रदूषित होता है, प्रदूषित होने का मतलब या फिर जल के अंदर कोलिफॉर्म जीवाणु पाए जाने का अर्थ क्या होगा कि ये जल है वो क्या है, प्रदूषित है। कहां पर दे रखा है? 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है। तो कोलिफॉर्म जीवाणु कहां पर पाए जाते हैं? आंत में होते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब 2018 में ग्रुप बी का जो जीके का पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न आए हैं वो हमें देखने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न है जो आया था, यहाँ 46 नंबर जो साइंस का जो पहला प्रश्न था वो आया था, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या होती है। ऐसा कैसा प्रश्न यहाँ पर जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 47 2019-20 की एनसीईआरटी है, वहां पर देखना है आपको। पेज नंबर 47 पर है, दे रखा है, ठीक है। ये रहा प्रश्न, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या पता करनी है हमें। तो कैसी संख्या है? सबसे पहले इसको निकालने के लिए कितना ग्राम दिया है? 52 ग्राम दिया है। कितना ग्राम दिया है?
52 ग्राम दिया है। और हीलियम का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, हीलियम का द्रव्यमान होता है 4 होता है। सीधा ही आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 52 और इसके बट्टे में 4 किया तो 13 चौके कितना होता है 52। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पर भी दे रखा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वहां से आ रहे हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो क्या बदलाव होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होने वाला है, ये हमें बताना है इसका। और तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर कहां पर मिलेगा आपको, जो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी उसकी 172 नंबर पेज पर आपको मिलने वाला है। आप यहां पर देख सकते हैं, एम द्रव्यमान की एक वस्तु, एम द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा इसकी mgh होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है 0। जब ये गिराई जाती है उससे पहले यहां पर मान लो ये यहां पर थी तो यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है mgh और गतिज ऊर्जा कितनी है 0। गिराने से पहले जब इसको गिरा दिया, ठीक है, जब ये वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है ना, ऊर्जा आपस में रूपांतरित होती रहती है। जब ये वस्तु गिरेगी तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यहां पर ये दे रखा है, वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, ये दे रखा है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी वहां से ये इस प्रश्न को लिया गया है। अगला देखते हैं अब 48 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। यहां पर जो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो लगाना था, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है ये भी जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है वहां पर दिया गया है। क्या होता है हाफ mv²। सभी में लगा के देख लेते हैं। पहला में हाफ mv² है, ठीक है, और इसमें भी हाफ mv² लगाना है। चारों ऑप्शनों में लगाना है हाफ mv² और इसमें भी हाफ mv²। तो यहां पर m द्रव्यमान दे रखा है v²/2, ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा, यहां पर दूसरा वाला इसका आंसर आएगा आधा आ जाएगा, और m की जगह कितना 3m लिखना है, और फिर बाद में 2v का स्क्वायर करना है बट्टे में 2, और बाद में इसका निकालते हैं तो 3m और 2 2 4 v/2, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा 3 2 6 mv, ठीक है। इसमें निकालते हैं तो m की जगह 2m इंटू 3v का स्क्वायर बट्टा में 2, 2 से 2 चला गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 3 9 mv, ठीक है, mv का स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा। इसमें कितना आया था 6 आया था, इसमें 9 आया था, इसमें कितना आ रहा है आधा आ रहा है इसमें, और यहां पर कितना आएगा, इसमें आ रहा है m और इंटू 4v का स्क्वायर किया हमने, और बट्टे में कितना कर दिया 2 कर दिया, तो m v का स्क्वायर और 16/2, यहाँ पर कितना आया 8 mv², ये आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 9 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 9, इसमें आधा, इसमें कितना आ रहा है 6 और इसमें 8 आ रहा है, इसके साथ में ये देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हमें करना था इसमें। तो इसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया है, जब हम नोट्स करेंगे
यहाँ यानी 9th क्लास की एनसीईआरटी के जो ये चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनको जब पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अगला है किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचती है कितनी होती है, ये पूछा है। 40%, 30%, 20% और 10%। तो ये देखने के लिए 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 290 पर आपको जाना होगा। और ये प्रश्न कौन सा था, ग्रुप बी का 2018 में जो साइंस का प्रश्न था वो था ये। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है 10% है। ठीक है ना। सबसे पहले ये देखें, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सबसे पहले तो ये दिया है कि एक स्थलीय पारितंत्र होता है, स्थल पर जितने भी पेड़ पौधे लगे होते हैं उनको जितनी ऊर्जा सूरज से प्राप्त होती है उसका केवल 1% वो इसमें जो अपनी भोजन की जो ऊर्जा उसमें बदलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया 1%। उसके लिए तो मतलब टोटल में से 1% उसको मिली, और पौधे के लिए अपने आप में कितनी परसेंट हो गई, वो 100% होगी। ठीक है, अब आगे, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन में और विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% जैव मात्रा में बदल पाता है। कितना, 10%, और अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। नीचे दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचता है। कितना, 10% ही अगले स्तर पर पहुंचता है। ये दे रखा है। अपने प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अगला, मानव की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, एक कोशिका में पूछा गया है, कितनी होती है, 46। ये तो सभी को आसानी से याद होगा, परंतु ये भी जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 160 से आया था, यहां पर ये देख सकते हो आप। ठीक है, सीधा नहीं दिया गया था। 22 जोड़े तो मतलब जो गुणसूत्र होते हैं कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, और ये किसमें होते हैं, जोड़ों में पाए जाएंगे। ठीक है, टोटल 46 गुणसूत्र है, कितने जोड़ों में, 23 जोड़ों में पाई जाएंगी। और इसमें से दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्रों की संख्या, मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22 जोड़े होते हैं। और लिंग गुणसूत्र कितना होता है, 1 जोड़े होते हैं। 22 और 1 23 जोड़े, 23 दूनी 40 गुणसूत्र मानव की एक कोशिका में होते हैं, मानव की कोशिका के केंद्रक में। अगला प्रश्न है 47, बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का प्रमुख घटक है। यह पूछा गया था, ये भी 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है, पेज नंबर 67 से आया था, 2018 के ग्रुप सी का प्रश्न है ये। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब हम मीथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है। ठीक है ना, ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है ईंधन के रूप में, अधिकाधिक मीथेन का उपयोग होता है। ये बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का प्रमुख घटक है। सीधा सा प्रश्न आया था, कब आया था, 2018 का जो प्रश्न था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है। यह प्रश्न कहां से आया था, ये जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी उसके पेज नंबर 129 से आया था, और 2018 में आया वो प्रश्न है। ये रहा, यहां से ये प्रश्न उठा था। सबसे पहले, ठीक है, ये कोई व्यक्ति का हाथ दिया गया है। जब वो, मान लो आप हो, आप गर्म चीज को जब छूते हो, छूते ही गर्म चीज को उठा लेते हो इस तरह से, यानी अपना हाथ पीछे हटा लेते हो। क्यों उठा लेते हो, क्योंकि जैसे आपने उसको गर्म को छुआ तो यहाँ पर जैसे ही गर्म चीज लगी, गर्म वस्तु लगी यहाँ पर, तो आपके यहाँ पर क्या है, ग्राही है। ठीक है, अभी ग्राही या ग्राही लगे हुए हैं, और ये ग्राही के द्वारा जो मैसेज किसके पास में, संवेदी तंत्रिका के पास में जाएगा, और संवेदी तंत्रिकाएं किसके पास में पहुंचा देगी, मेरुरज्जु के पास में ये मैसेज पहुंचा देगी। और वहां से
आगे मस्तिष्क के लिए भी जाता है, परंतु तुरंत निर्णय लेना होता है वो मस्तिष्क के पास में नहीं जाएगा, मेरुरज्जु खुद ले लेता है। ठीक है, तुरंत जो क्रिया होती है वो कौन करती है, तुरंत जो क्रिया होती है उनको प्रतिवर्ती क्रिया करते हैं कहते हैं, और प्रतिवर्ती क्रिया कौन करते हैं, मेरुरज्जु के द्वारा होती है। ठीक है, सबसे पहले अभिग्राही के द्वारा ग्रहण किया गया इस मैसेज को, किसको दिया गया, संवेदी तंत्रिका कोशिका को दिया गया, और ये संवेदी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है ना, किसके, मेरुरज्जु के पास में जाया, और मेरुरज्जु ने कहा कि जल्दी हटा हाथ को। किसके द्वारा मैसेज पहुंचा था, प्रेरक तंत्रिका के द्वारा, प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा आया था, और फिर बाद में जो मांसपेशियां वो काम की, इस तरह से मांसपेशियां काम की और अपने हाथ को यहाँ से पाले, ये प्रश्न आया था। ठीक है ना, तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले क्या थे, अभिग्राही था, फिर बाद में संवेदी न्यूरॉन यानी संवेदी तंत्रिका कोशिका, फिर मेरुरज्जु, उसके बाद में मेरुरज्जु ने काम किया। ठीक है ना, और इसके बाद में प्रेरक जो तंत्रिका कोशिका, और फिर मांसपेशी से अपने हाथ को हटा लिया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न था 100 वाट का एक बल्ब, ठीक है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है। जो कि हम घर में बल्ब वगैरह काम में, आजकल तो एलईडी बल्ब आ गया, पहले जो बल्ब था उसकी बात चल रही है। ठीक है, बल्ब द्वारा एक दिन में व्यतीत ऊर्जा kWh में यानी यूनिट में, अपना जो मीटर है या बिल है तो किस में आता है, तो बिजली का जो बिल है वो किस में आता है, यूनिट में आता है, और यूनिट को kWh में मापा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, बल्ब द्वारा एक दिन में व्यतीत ऊर्जा kWh में कितनी होगी, यानी यूनिट कितनी आएगी, ये हमें पूछा गया है। तो ऐसा कैसा प्रश्न है, यहाँ पर कहां पर दिया गया था, 9th क्लास की जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 175 पर ये प्रश्न दिया गया था। थोड़ा सा इसमें डेटा चेंज था, ये 60 वाट का बल्ब दिया था। एनसीईआरटी का बल्ब कितनी वाट का था, 60 वाट का। आरपीएससी में इसने कितने का कर दिया, 100 वाट का, क्योंकि घरों में सामान्य तौर पर 100 वाट का बल्ब ही काम में लिया जाता था। ठीक है, आजकल जो एलईडी है वो 19-20 वाट के होते हैं, बढ़िया लाइट देते हैं। पुराने समय में क्या था, जो बल्ब 100 वाट के बल्ब लगभग काम में लिए जाते थे। तो यहाँ पर क्या है, kWh इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसका हो जाएगा किलो, किलो बोला जाता है इसको बोला जाता है वाट। ठीक है, क्या बोला जाता है, वाट, और इसको बोला जाता है घंटा। क्या बोला जाता है, घंटा बोला जाता है। तो किलो वाट और घंटा, घंटा कितना दे रखा है, 6 घंटा दे रखा है, और वाट कितना दिया गया है, 100 वाट दिया गया है। और इस 100 वाट को किलो में बदलोगे तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे, कितने का, 1 किलो बराबर 1000 होता है। ठीक है ना, जैसे एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। उसी तरह 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और इसका यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक पॉइंट लग जाता है। तो 0.1 किलोवाट इंटू में 6 घंटा। ठीक है, 6 कम 6, 0.6 आ जाएगा, 0.60। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात कितना है, ये पूछा गया है हमें। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात कितना, ये प्रश्न है। ये कहां से आया था, ये आप देख सकते हो 9th क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 141 से ये प्रश्न आया था। ठीक है, 141 पेज नंबर की जो ये यहां पर दिया गया था, मैग्नीशियम सल्फाइड है, इसमें मैग्नीशियम और सल्फर का अनुपात कितना है, 3:4 है। कितना दे रखा है, 3:4। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लरीन और बेंजीन। ये कहां से आया था, 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है पेज नंबर 67 से आया था, ग्रुप सी का प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न था। इसमें कार्बन के अपरूप, ठीक है, ये दिया गया था, और कार्बन के अपरूप कितने हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लरीन, ये 3 अपरूप होते हैं इसमें।
ठीक है, कितने अपरूप होते हैं? 3 होते हैं। तो इसमें से बेंजीन है वो इसका अपरूप नहीं है। ये 10वीं क्लास की एनसीईआरटी से आया था। इसमें जो संस्कृत शिक्षा के विभाग के द्वारा जो जीके का जो पेपर हुआ था, और उस जीके के पेपर में ये प्रश्न आया था, और ये आया था 10वीं क्लास का एक चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, 10वीं क्लास का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, और ये पेज नंबर 131 पर आप देख सकते हैं, आपको इस प्रश्न के बारे में मिल जाएगा। इसके प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर इसको देखेंगे। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सह स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं मेरुरज्जु, परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला। इनमें से क्या आंसर होने वाला है? ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम 10वीं क्लास की जो पेज नंबर 131 है एनसीईआरटी, वहां पर चलते हैं। और ये देखो, आप देख सकते हो पीछे लोगो लगा हुआ है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी से मैंने उठाया है, यहां से ये प्रश्न आया था। ठीक है, पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क, पीछे वाला जो मस्तिष्क है पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सह स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा फिर? अनुमस्तिष्क होने वाला है। क्या होने वाला है? अनुमस्तिष्क होने वाला है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। ठीक है, अगला प्रश्न है 2022 में जो जीके का पेपर था, संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा जो पेपर हुआ था, उस पेपर में ये प्रश्न आया था, 61 नंबर प्रश्न था। ठीक है, और ये क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है, और उस एनसीईआरटी के पेज नंबर 78 से ये प्रश्न उठा था, और चैप्टर का नाम था कार्बन और उसके यौगिक नाम। ठीक है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। ठीक है, हम जानते हैं कि बाजार में आजकल एक घी मिलता है, डालडा घी, और ये डालडा घी है वो वनस्पति तेलों से बनाया जाता है। वनस्पति यानी पेड़ पौधों के द्वारा जो तेल निकलता है, उस तेल से जो वनस्पति घी बनाया जाता है, जिसको डालडा घी आम बोलचाल में बोला जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से सूरजमुखी का तेल होता है, और ये सूरजमुखी के तेल को कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ठीक है ना, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा इसको वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदल दिया जाता है, जो कि आम भाषा में डालडा घी के नाम से बिकता है। यहाँ पर प्रश्न इससे संबंधित यह है कि ये जो डालडा घी बनता है, ये कौन सी विक्रिया होती है, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन में है, संकलन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया। ठीक है ना, ये अपने पास में क्या है? ऑप्शन है। तो हम देख लेते हैं क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 78 पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है सबसे ऊपर लिखा है संकलन अभिक्रिया। ठीक है ना, क्या दिया है? संकलन अभिक्रिया। इसमें क्या लिखा है? पैलेडियम तथा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये अपने क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संकलन अभिक्रिया। ठीक है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण यानी डालडा घी बनाने में कौन सी जो अभिक्रिया काम में ली जाती है? संकलन अभिक्रिया काम में ली जाती है। आगे वाला प्रश्न है, जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है, ठीक है, आगे की ओर कूदता है, तब नाव पीछे की ओर चली जाती है। आगे की ओर कूदेगा तो पीछे की ओर चली जाती है। यह किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या संवेग संरक्षण नियम? इनमें से किस नियम के बारे में यहाँ पर बात हुई? यहाँ पर नियम है, यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम है, इनमें से ये पूछा गया है हमें। तो ये प्रश्न कहां से है वो देख लेते हैं। ये क्लास 9 है, क्लास 9 का एक चैप्टर है बल एवं गति के नियम। ठीक है, सारे के सारे साइंस की किताबें वहां से उठे ये प्रश्न। ठीक है ना, 2022 में यही पूछा गया था प्रश्न, बल एवं गति के नियम चैप्टर से, पेज नंबर 136 से ये आया था। ठीक है ना, यहाँ पर देख लो,
जैसा प्रश्न में बताया गया है वैसा का वैसा यहाँ पर ये चित्र भी एनसीईआरटी में दिया गया है। इस चित्र से ये प्रश्न उठा है, ये मान सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। कौन सा बल? आगे की ओर कूदेगा क्रिया बल और पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल लगता है। क्रिया और प्रतिक्रिया किसमें होती है? गति के तीसरे नियम में होती है। तो अपने इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ठीक है, अब आगे वाला देखते हैं। वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक हैं। ठीक है, ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न था, परंतु यह करंट अफेयर से संबंधित किया गया था इसको। मतलब विज्ञान का ऐसा प्रश्न पूछा गया था जो करंट में जो महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, तो अगर आपने मतलब क्या किया, जब आप करंट पढ़ते हो आगे की तैयारी के लिए करंट पढ़ोगे तो करंट के साथ में आपको विज्ञान का भी करंट है वो भी पढ़ना पड़ेगा, तभी प्रश्न क्लियर होंगे। 3 प्रश्न हैं वो किसके आए थे? सीधे के सीधे एनसीईआरटी की बुक से आ गए थे। बाकी प्रश्न हैं 1-2 प्रश्न है वो कहां से आए थे? करंट अफेयर से ही आ गए थे। ठीक है ना, इस तरह से विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या है? वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक। ठीक है, 2022 में हुआ था और वो अभी तक है। ठीक है, एन कलाई सेल्वी है, ये एक महिला है। ठीक है, जो कि वर्तमान में क्या है? महानिदेशक है इसकी। और इसके अध्यक्ष पूछ ले, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका शॉर्ट में नाम होता है CSIR। ठीक है ना, CSIR। इसके अध्यक्ष पूछ ले तो अब भी कौन है? नरेंद्र मोदी है। अभी तक हमने जो प्रश्न देखे वो सारे के सारे के 2022 में आए हुए प्रश्न थे, जिसमें से एक प्रश्न हमने ये देखा था कि ये करंट अफेयर से संबंधित था। बाकी प्रश्न सीधे सीधे 9th और 10th की एनसीईआरटी से आए थे। ठीक है, 2022 के जो प्रश्न है विज्ञान के जनरल साइंस के वो पूरे हो गए हैं। अब 2020 के जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। 2020 में जो जीके का पेपर हुआ था किसके लिए? स्कूल व्याख्याता के लिए जो हुआ था, उसके जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। ठीक है ना, कार्बन के किस अपरूप में परमाणु पटवाल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? ऐसा प्रश्न सामान्य शिक्षा की जो स्कूल व्याख्याता भर्ती हुई थी और उसका जो एग्जाम हुआ था जीके, उसमें भी पूछा गया था। ऐसा कैसा प्रश्न यहाँ पर आ गया? ये 2018 में उधर पूछा गया था। और इससे संबंधित अगर आप स्कूल व्याख्याता सामान्य शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित जितने भी पुराने प्रश्न हैं जो विज्ञान के संबंधित या फिर जनरल साइंस से संबंधित है, उनको देखने के लिए आप स्टूडेंट परिवार के ये जो चैनल है इस पर चैनल पर जाएं। वहां पर आपको तमाम वीडियो वो मिल जाएंगे जिसमें हमने प्रूफ के साथ में सब कुछ इनका सॉल्यूशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कार्बन के किस अपरूप में परमाणु पटवाल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? तो ये भी एनसीईआरटी से उठा है। ठीक है, क्लास 10 की एनसीईआरटी पेज नंबर 67 से उठा है। यहां पर लिखा है फुलरिन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई जिसमें कार्बन के परमाणु पटवाल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसका नाम क्या होता है? फुलरिन होता है। क्या नाम होता है इसका? फुलरिन होता है। और इसमें सबसे पहले C60, ठीक है ना, फुलरिन C60, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे प्रश्न है फिजिक्स का प्रश्न आया था इसमें जनरल साइंस में। 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को 2 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्टल से 150 मीटर पर सेकंड वेग से 36 दागा जाता है। पिस्टल का प्रतिक्षिप्त वेग होगा। यह प्रश्न क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 136 से पूछा गया था। ठीक है ना, ऐसा कैसा प्रश्न दिया गया है? और ये कब पूछा गया था? 2020 का जो जीके जीएस का जो पेपर हुआ था उसमें जनरल साइंस के पार्ट में ये पूछा गया था। ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये पिस्टल है और इस जो डायग्राम होते हैं उन डायग्राम से ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम दिख गया होगा प्रश्न बनाने वालों को, वहां से उन्होंने ये प्रश्न बना लिया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ संवेग हमेशा सुरक्षित रहेगा। पहले वाला और बाद वाला संवेग है वो हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है।
और संवेग बराबर क्या होता है, ठीक है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान इंटू क्या होता है, वेग होता है, ठीक है ना। तो यहां पर है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो निकालते हैं, कब निकालते हैं, संवेग तब निकालते हैं जब वो कूदा। यहां पर ये पर्सन है बुलेट वाला, तो इसमें बुलेट वाला पर्सन है, तो जब ये बुलेट हमने दागी नहीं थी, यानी ये जो अपने पास में पिस्टल है, इस पिस्टल से जो गोली है वो दागी नहीं थी, तब की बात हो रही है। तब क्या था, तब ये था कि वहां पर उसके अंदर 20 ग्राम की तो क्या थी, बुलेट थी, और उस खुद का वजन कितना था, 2 किलोग्राम वजन था, ठीक है ना। ये इतना था। और प्रारंभिक वेग पूछ ले, यहां पर प्रारंभिक वेग कितना होगा, जब चली नहीं तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमें पता है, जब तक इस पिस्टल को चलाया नहीं गया तब तक ये होगा, ठीक है ना। तो यहां पर 2 किलोग्राम है, ठीक है, इस ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो इसमें 20 ग्राम में जब 1000 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 0.02 किलोग्राम, ठीक है ना, ये इतना बन गया। अब इसको करते हैं संवेग का, जो ये फॉर्मूला वो लगा लेते हैं, यहां पर करते हैं S1 करके मैं निकाल लेता हूं यहां पर, ठीक है। द्रव्यमान कितना है, 2 प्लस में 0.02, और वेग कितना है, यहां पर वेग 0 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 2.02 इंटू 0 बराबर कितना आ गया, 0। 0 से किसी को गुणा करते हैं कितना हो जाता है, वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये इतना हो गया, जब चलाया नहीं गया तो समय कितना होगा, 0 होगा, ये बता रहा है यहां पर। अब चलाने के बाद में संवेग कितना हो जाएगा, चलाने के बाद में संवेग है वो कितना हो जाएगा, ये देखते हैं, ठीक है। चलाने के बाद में संवेग अगर हम निकालते हैं तो यहां पर बताया गया है, ठीक है ना। तो बुलेट का वजन कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम है, और किस वेग से चलाई गई इसको, 150 मीटर पर सेकंड से। तो इसका निकालते हैं सबसे पहले, 0.02 ये किलोग्राम हो गया, इंटू वेग कितना है, 150 है, प्लस में, ठीक है, प्लस में क्या करना है हमें, 2 किलोग्राम की क्या है, पिस्टल है, और उसमें वेग कितना होगा, वेग यहां पर हमें पूछा गया है, वेग यहां पर हमें पूछा गया है, ठीक है। तो बराबर इसको गुणा किया, ये कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा 3.00, ठीक है, 15 दुआ 30 आ जाएगा, और एक 0 इधर आ जाएगा, और 2 छोड़ करके हमने पॉइंट लगा दिया, 3.00 प्लस में 2v, ठीक है ना। तो S2 इतना आ गया, यानी संवेग 2। इसे हमने ऐसे S1 S2 हमने प्रश्न को हल करने के लिए बना लिए। अब देखो संवेग संरक्षण नियम के बारे में मैंने बताया था कि संवेग पहला और बाद वाला हमेशा क्या होता है, हमेशा बराबर होगा, यानी S1 और S2 क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो S1 कितना था, 0 था, और ये कितना 3 प्लस में और 2v, ठीक है ना। इस 3 को इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर बन जाएगा 2v, और इधर फिर v हो गया, तो ये -3/2, ठीक है ना। यानी 3 में जब 2 का भाग देंगे, 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -1.5v। यहां पर वेग कितना होगा, यहां पर ये जो प्रतिक्षिप्त वेग है वो कितना आ जाएगा, 1.5 माइनस में। ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे की तरफ तो बुलेट चली गई और पीछे की ओर ये धक्का लगाया ना, पीछे की ओर जो धक्का लगता है वो यहां पर आया, जो वेग पीछे की ओर लगता है वो, ठीक है ना, इसलिए माइनस में आया है। ये आप देख सकते हैं ऐसा कैसा यहां पर है, ठीक है। आगे है एक kWh का जूल में मान कितना होगा, एक यूनिट दी गई है, ठीक है। हमारे घरों में जो लाइट आती है, बिजली आती है, उस बिजली या लाइट का जो मापने का तरीका क्या होता है, यूनिट में मापा जाता है, और एक यूनिट को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना, एक यूनिट को इस तरह से लिखा जाता है। अब इसने पूछा है, प्रश्न क्या आया था
1 kWh, 1 यूनिट को जूल में कैसे लिखोगे, ये प्रश्न आया था। और ये क्लास 9वीं की एनसीईआरटी की पेज नंबर 175 पर था। कब पूछा गया था? 2020 में पूछा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये आप देख पाओगे यहाँ पर, ठीक है ना, कितना निकाला गया है ये यहाँ पर देख सकते हो। एक बार निकाल के और देख लेते हैं इसको। यहाँ पर है 1 किलोवाट और इंटू घंटा। 1 किलो मतलब इसके आगे किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब कितना होता है? 1000। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। उसी तरह 1 किलो वाट में 1000 वाट हो जाएंगे। 1000 वाट इंटू 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 60 गुणा 60, ठीक है ना, 3600। तो 1000 गुणा 3600 आ जाएगा और बराबर है 36, और ये 36 लाख हो गई, ठीक है ना, 36 लाख जूल, ठीक है ना। तो इनमें से क्या हो जाएगा फिर? 36 लाख जूल और 10 की घात 6 बनानी है। तो 1 2 3 4 5 है, एक आगे वाला कर लो, यानी 10 की घात 6 एक हो गई और 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, ये ऐसा है। परंतु आपको क्या करना है, जब आप नोट्स पढ़ोगे तो ये जो है ये रट लेना है, ठीक है ना। ये सीधा के साथ निकालने का टाइम नहीं होता उधर, तो इसको रट लेना है। 1 यूनिट में घरों में जो आप बल्ब जलाते हो या अन्य कोई कूलर वगैरह चलाते हो तो वहां पर 1 यूनिट आता है, और उस 1 यूनिट में आपको पूछ ले कितने जूल होते हैं, कितने जूल होंगे उसमें, उसमें कितने जूल होते हैं? 36 लाख जूल होते हैं। यहाँ पर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो। घरों में, उद्योगों में, व्यावसायिक संस्थानों में वे होने वाली ऊर्जा, यानी जो विद्युत ऊर्जा है, को प्राय किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए 1 महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। 1 यूनिट का अर्थ कितना होता है? 1 kWh होता है। आगे है, कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है, यानी ऐसा कौन सा हार्मोन जो पादप की वृद्धि जो हो रही है उसको रोक देता है, ठीक है ना। ये हार्मोन हमें पूछा गया है, ऐसा हार्मोन कौन सा होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये प्रश्न कहां से आता है? क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 135 से आया था और 2020 में आया था, ठीक है ना। और ऐसा कैसा जो प्रश्न है, सेम टू सेम यही प्रश्न है स्कूल व्याख्याता जो सामान्य शिक्षा की जो भर्ती होती है उस भर्ती में भी ये प्रश्न पूछा गया था। इससे संबंधित आप चैनल पर जो वीडियो है वो देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया है, पादप की वृद्धि का संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप वृद्धि की को रोकने वाला अगर पूछ ले तो वो कौन है? एब्सिसिक अम्ल होता है। क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल होता है। वृद्धि का संदमन यानी वृद्धि को रोकना, ठीक है। इसका आंसर है ये हो जाएगा। आगे प्रश्न है, वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा करता है? गन्नाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, सल्की एपिथेलियम, स्तरित एपिथेलियम। ये अपने पास में ऑप्शन है। कहां से आया है ये? पेज नंबर 85 से क्लास 9 की जो एनसीईआरटी वहां से आया। कब आया था? 2020 में, जो संस्कृत शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता का जो जीके जीएस का पेपर होता है उसमें ये प्रश्न आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एनसीईआरटी का जो पेज है वो इसकी कॉपी है, इसका स्क्रीनशॉट है, मैं लेकर आया हूं। यहाँ पर देख सकते हो, गन्नाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये यहां पर दिया गया, तो यहां से इस प्रश्न को उठाया गया था, ठीक है ना। गन्नाकार एपिथेलियम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और हमारा प्रयास है, आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को आगे से आगे शेयर करना न भूलें। आगे देखते हैं, ये 2022 में आया था, ये 2022 का प्रश्न है।
ठीक है ना। 2022 का प्रश्न क्या है कि कोविड 19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का नाम है। ठीक है ना। तो ये करंट से संबंधित प्रश्न था, परंतु विज्ञान का प्रश्न है इसलिए मैंने यहाँ पर साथ में ले लिया। ठीक है ना। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे, किसी वस्तु का संवेग परिभाषित किया जा सकता है, यानी हमें संवेग निकालने का सूत्र पूछा गया है। यहाँ पर संवेग निकालना है। पहले वाले प्रश्न में संवेग के साथ में एक प्रश्न भी किया था हमने, ठीक है, बुलेट वाला किया था, वही वहां पर जो लगाया था फॉर्मूला वही इसका आंसर होगा। पर तो देख लेते हैं ये कहां से पूछा गया था। ये पेज नंबर 141 है, क्लास 9 की एनसीईआरटी, वहां से पूछा गया था। कब पूछा गया? 2018 में। ठीक है ना, 2018 में पूछा गया था। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का क्या होता है? गुणनफल होता है, यहां पर दिया गया है। यानी संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। ये देखना है हमें, ये कहां पर है, ठीक है, ये देखना था, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। सिरका एक विलियन है, सिरका एक विलियन है, और ये अपने पास में ऑप्शन है 50 से 60, 50 से 60 एसिटिक अम्ल और एल्कोहल का, और 5 से 8% एसिटिक अम्ल और जल का जो विलियन है, या 5 से 8% एसिटिक अम्ल और बेंजीन का विलियन है, और 5 से 8% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में विलियन है। इनमें से कौन सा है ये? ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है कहां पर मिलेगा आपको? जो क्लास 10 की एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 81 पर है, ये मिल जाएगा। कब आया था? 2018 में ये आया था। ठीक है, यहां पर एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म जो टॉपिक लिखा हो वहां पर मिलेगा। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम भी हमें पता चल गया, क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलियन को सिरका कहा जाता है। ठीक है, 3 से 4% विलियन को सिरका कहा जाता है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए बस। एसिटिक अम्ल ये परसेंट कितना ही दे दे यहाँ पर, तो इसको एसिटिक अम्ल का जल में जो विलियन होता है उसको क्या कहेंगे? उसको सिरका कहेंगे। ठीक है ना। तो एसिटिक अम्ल का जल में जो होता है उसको कहेंगे। ठीक है, बेंजीन में नहीं होता, जल में होता है, बेंजीन में घुलेगा नहीं ये। आगे, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है? यह प्रश्न दोबारा पूछा गया था। ठीक है ना, स्कूल व्याख्याता की सामान्य शिक्षा का जो पेपर होता है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। और ये पेज नंबर 165 पर एक सारणी दी गई है जो 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां पर, और उस सारणी में दिए गए इन सभी के जो क्वथनांक और गलनांक दिए गए। जो पहले प्रश्न आया था उसमें गलनांक पूछ लिया था, और यहाँ पर क्वथनांक पूछ लिया है, इतना ही फर्क है। ठीक है, 2018 में ये प्रश्न आया था। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर क्वथनांक किसका अधिक है? आप देख सकते हो एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल जो आप देख रहे थे वो 391 होता है इसका। क्लोरोफॉर्म है इसका 334 होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का कितना होता है? 334 होता है। और एथेनॉल है इसको 351 होता है, और 111 मेथेन का होता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ये। ठीक है, एसिटिक अम्ल। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 की थीम है। यह प्रश्न करंट से आया था, उसमें कहां से आया था? करंट से पूछा गया था। ठीक है ना, करंट से यह प्रश्न आया था और विज्ञान से संबंधित प्रश्न था, इसलिए मैंने यहां पर डाल दिया है। ठीक है, इसकी जो थीम क्या थी? आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ। ये प्रश्न है सेम टू सेम, ये नहीं आएगा 2023 का पूछ लेगा, 2022 का पूछ लेगा, 2024 का पूछ लेगा। ठीक है ना, तो ये सेम टू सेम प्रश्न है, यहाँ पर ये चेंज हो सकता है। और इसकी जो वर्तमान में
वर्तमान में जो इसकी थीम है वो यहाँ पर पूछी जा सकती है। आगे, ओजोन के संदर्भ में गलत कथन है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न वैसे तो विज्ञान में दिया जाता है, परंतु ये भूगोल का प्रश्न है, ठीक है ना। भूगोल में इसको अच्छी तरह से दिया गया है, एनसीईआरटी के बुक में, वहां से इसको उठाया गया था, परंतु ये साइंस से भी संबंधित है। आपको इसके बारे में, ओजोन के बारे में पेज नंबर 293, ठीक है, क्लास 10 की एनसीईआरटी उसके पेज नंबर 293 में मिलेगा। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये ओजोन होती है, ओजोन लेयर होती है, कहां पर होती है, ये समताप मंडल में होती है, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। प्रश्न देख लेते हैं, ओजोन के संदर्भ में गलत कथन पूछा है, ये तो सही है, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा नष्ट होती है। वायुमंडल में ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी, ठीक है ना। पुराने समय में रेफ्रिजरेटर यानी एसी वगैरह होते थे ना, एसी और फ्रीज होते थे, उनके द्वारा ये एक सीएफसी निकलती थी, और इसके द्वारा जो ओजोन की जो लेयर है, कहां पर है, समताप मंडल में जो लेयर है वो पतली हो जा रही थी। उसके बाद में जो विभिन्न देशों की सरकारों ने निर्णय क्या लिया कि इस सीएफसी को का जो उपयोग करना है वो कम कर दिया जाए, ठीक है। और ओजोन पृथ्वी की सतह को सूर्य के हानिकारक यूवी किरणों से रक्षित करती। ये तीनों सही है, और ये इसका आंसर, ये एक गलत है, ठीक है, ये गलती में पूछा गया था। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि टोटल कितने परसेंट थे, 15% थे, जो अभी तक संस्कृत शिक्षा विभाग के जो व्याख्याता के जीके जीएस पेपर है उसमें आए थे, उन प्रश्नों को हमने देखा था। और हमें देखकर एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि कोई भी प्रश्न आएगा वो या तो कहां से आएगा, या तो वो प्रश्न आएगा सीधा का सीधा एनसीईआरटी से, ठीक है ना। 2020 में जो प्रश्न आए थे, 5 प्रश्न आए थे, पांचों के 500 प्रश्न है वो एनसीईआरटी से सीधे सीधे उठाए गए थे। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता जो सामान्य शिक्षा का पेपर होता है उसमें तमाम प्रश्न आते हैं, वो सारे के सारे कहां से आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। इसके अलावा अगर वो पूछता है तो वर्तमान में यानी जो करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं वहां के 1-2 प्रश्न है साइंस से वो पूछ सकता है। तो आप एक तो करंट पर आपको नजर बनाए रखनी है, इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको किससे किनारा करना है, जो बाजार में महंगी महंगी जो गाइडें होती है उनसे आपको किनारा करना है, उनका उपयोग नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारा प्रयास आपको पसंद आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ है उसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे स्टूडेंट परिवार नाम से टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में जो आपकी प्राइवेसी है उसको भी सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि सारे के सारे उसमें मेंबर है वो हाइड किए गए हैं। आप आसानी से उसमें जुड़ सकते हैं। आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप स्टूडेंट परिवार को सर्च कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।